आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात किया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। वहां हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे बाहर, और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो कहते हैं क्या कि कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंसी सेल में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, जितना एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। तो हम लोग कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one electron is added to the outermost cell of outermost cell of neutral isolated gaseous atom is called electron affinity। अब बच्चों इसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। It is denoted by EA, that is electron affinity। क्या मतलब है बच्चों इसका, बड़ा ध्यान समझिए आप। कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और यही एक इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron is added to the outermost cell or valency cell of neutral isolated gaseous atom is called electron affinity। मतलब यही है कि मान लीजिए कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम है बच्चों, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ध्यान रखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अगर एनर्जी अगर रिलीज होता है ना, तो उसको हम लोग प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और मैंने लिखा है, तो देखा जाए तो बात दोनों एक ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है डेल एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, मतलब चेंज इन हीट, ठीक है ना, चेंज इन हीट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो हीट चेंज हुआ है उसको लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डेल एच। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, तो डेल एच की वैल्यू जो होगी ठीक उसका उल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। डेल एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। बड़ा ध्यान से, क्यों हुआ नेगेटिव डेल एच की वैल्यू? डेल एच की वैल्यू नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, इस एटम की, गैसेस एटम की, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए तो यहाँ एनर्जी रिलीज होने का क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी पहले से घट गई होगी। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज जब होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
और वही हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी आवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इसी के साथ में एक और टर्म समझना है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव का सेंस है बच्चों लगातार इलेक्ट्रॉन के इमिशन की बात कर रहा है। मतलब यही है कि यहाँ जो एक्स, जो एक हम लोग न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम को एज्यूम किए हैं और वहां जो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं और ये जो बना हमारा एक्स माइनस, और यहाँ से जो एनर्जी क्या हुई है बच्चों, रिलीज हुई है। और ठीक जो हमारा एनायन जो बनकर तैयार हुआ है, फिर उस एनायन से एक इलेक्ट्रॉन मुझे और भी ऐड करना है, तो क्या बनेगा बच्चों, x2 माइनस, x2 माइनस। अब बड़ा ध्यान से समझेंगे इस बात को। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो अगला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा नेगेटिव एनर्जी के साथ। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अब बड़ा ध्यान से समझिए इस बात। अब पहला में एनर्जी रिलीज हुआ, चलिए इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर जो एनायन का जो फॉर्मेशन हुआ है, फिर उसका आउटर मोस्ट सेल में हम और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव संख्या से दिखाने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुआ, और नेगेटिव संख्या से दिखाने का मतलब है कि एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ होगा, एनर्जी आप दिए होंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये हमारा हो जाएगा बच्चों EA, इसको 1 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, EA2 कह सकते हैं। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा हमारा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमको इस बात को समझना है। बड़ा ध्यान से समझिए आप, पहले से कोई एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट में मान लीजिए पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेट अस सपोज आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से आप उसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर रहे हैं, तो पहला जो है हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1, ठीक है। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ ऐड किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। अब आप फिर से इसी में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की बात कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी किसी सेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है, और एक और इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करने जाएंगे तो ये स्ट्रांगली रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ड्यू टू हैविंग सेम चार्ज। सेम चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से बढ़ गई है, ऊपर से आप एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रांगली रिपेल करेगा, इसको अपने दूर भगाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको काम क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो कीजिए ना, फिर आपको एनर्जी वहां से रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया चलो ठीक है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण से जो है आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। इसलिए मैंने यहां दिखाया है नेगेटिव एनर्जी के साथ। अगर फिर से इसी डाइवैलेंट एनायन में फिर से एक और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करना चाहेंगे, तो क्या बचेगा, x3 माइनस, फिर से यहाँ क्या होगी, एनर्जी और ज्यादा आपको लगाना पड़ जाएगा, बिकॉज जब पहला जो हमारा x माइनस में इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड किए थे, तो वहाँ एनर्जी क्या हुआ था, रिक्वायर्ड हुआ था, एनर्जी आपको लगानी पड़ी थी, एनर्जी देनी पड़ी थी आपको। और वहीं पे कॉमन सी बात है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से एनर्जी देकर के अगर ऐड कर भी दिए हैं, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन जब आप जाएंगे ऐड करने के लिए इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो कहीं ना कहीं और स्ट्रांगली रिपेल करेगा ये इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करने जा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा
एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी फॉर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आप इस बात को देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, अगर किसी भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से अगर आप लगातार इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, क्या कहें उसको, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला जो होगा हमारा बच्चों, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा और बाकी जो भी हमारा ये जो इक्वेशन हम लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ, और बाकी जितनी भी होगी हमारी वो सब का सब नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होगा हमारा उसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया है, इसलिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, एनर्जी लगानी पड़ी आपको आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। अब फिर से जब किसी इलेक्ट्रॉन को फिर से ऐड करना चाह रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि आपने पहले से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रखा है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपने ऐड कर दिया है, अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है आपने, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई उसी सेल पे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है फिर से इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। अब ऑलरेडी रिपल्सन बहुत ज्यादा पहले से है ही, आप एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात कर रहे हैं तो कीजिए, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उससे ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो किसी भी एटम से, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से आप लगातार इलेक्ट्रॉन को अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखिए बच्चों आप लोग, यहाँ जो होगा डेल की वैल्यू क्या होगी, उल्टा नेगेटिव, और बाकी सब में डेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसमें भी डेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को समझा है। अभी मैंने जो बात बोला है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, मैंने उसी को यहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिख दिया है कि व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड energy is released due to the force of attraction, but when second electron is added to anion then energy required, that is we have to give energy for adding second electron। मतलब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और किसी एनायन में आप ऐड करने के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यू टू हैविंग स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग एक बात और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करने का बात कर रहे हैं और ये x माइनस, मान लीजिए कि इस केस में 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज डेल एच ईजी की जो वैल्यू बच्चों, डेल एच ईजी मतलब चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होगा बच्चों -10 किलो जूल के साथ, ठीक है। फिर एनायन में हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जो अगला जो हमारा स्पेसिस बनेगा उस केस में एनर्जी जो होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि 8 किलो जूल। तो कहने का मतलब है कि अगर रिजल्टेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि x में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया और क्या बना, x2 माइनस। रिजल्टेंट हम लोग ये कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन में मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं। तो कभी भी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बड़ा ध्यान समझें इस बात को, कभी भी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 किलो जूल आया, हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ जब एनर्जी रिलीज करेगा ना फर्स्ट बार में तो वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, ज्यादा मात्रा में, और वही सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देना है तो कम एनर्जी देना पड़ता है। तो वहां पर जो है वो जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो इन कंपेयर टू एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी। तो हमेशा जो है रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ। और वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज गिवन विद नेगेटिव साइन, दैट इज नेगेटिव। हम लोग यहाँ कह सकते हैं डेल एच ई जी क्या होगा बच्चों, -8 किलो जूल, सॉरी
यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 8 किलो जूल है, तो डेल एच की क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 8 किलो जूल। तो डेल एच की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। डेल एच की जो वैल्यू होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो उतना बड़ा नेगेटिव वैल्यू होता है कि उसके बाद भी कितना भी बार पॉजिटिव आ जाए तो रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला विशेष रूप से हमारे पास नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देगा कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी गेन होगा। तो आप इस साइन कन्वेंशन के साथ जो है आप बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हमारा परफेक्ट है, कौन सा वैल्यू हमारा सही है ना। तो अगर हमारा अगर ये सब वैल्यू जो है, अगर कहीं पर भी रिजल्टेंट कोई भी, जैसे एक बार मैंने इस x में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, x में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और x माइनस जो बना, और फिर से इस एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, रिजल्टेंट ये जो बना, इसका मतलब हम लोग इस दोनों को कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया तो ये बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया तो ये बना, यानी रिजल्टेंट कह सकते हैं ना कि x में दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बना बच्चों, x2 माइनस, ठीक है ना, x2 माइनस। तो कहने का मतलब है कि कभी भी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। ध्यान रखिएगा इस बात, हमेशा नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, और रिप्रेजेंट किया जाता नहीं है, एक्चुअली होता ही है नेगेटिव। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज इच रिएक्शंस के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कितना वैल्यू, कितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इस बात को याद रखना संभव नहीं होता है। तो कभी भी जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा बाय ऑप्शन वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के साथ ही, तो आप ध्यान रखेंगे। एक और मैं एग्जांपल बच्चों लेता हूं ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस है, उसको हम अज्यूम कर रहे हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो बना जो O नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, एनर्जी रिलीज हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव। तो डेल एच की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -141 किलो जूल पर मोल, है ना। और वही हम लोग जब इस एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ, सॉरी नेगेटिव साइन के साथ, है ना। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिलीज हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ, और जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे तो मतलब एनायन में तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो वहां एनर्जी आवश्यकता पड़ेगी तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि डेल एच की वैल्यू जो होगी, डेल एच की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ। देखिए बच्चों, तो ये 780 किलो जूल पर मोल होता है। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देख लिया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी देख लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है एटॉमिक रेडियस, या उसी को हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट हमारा न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा ध्यान समझेंगे बच्चों इस बात को, आसान सा टर्म है। और अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ जाकर के आप मेरा 2 दिन पहले का लेक्चर देखें, है ना, प्रीवियस लेक्चर को देखें आप, वहाँ पर एटॉमिक रेडियस को मैंने समझाया है और बहुत ही एलाबोरेट में समझाया है। तो फिर आप फिर जो है आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। एटॉमिक साइज हम लोग बात कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज
डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जो है बच्चों इंक्रीज करता है ना। एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एग्जांपल दे करके एटॉमिक साइज बना करके एटॉमिक रेडियस बना करके मैंने आप लोगों को समझाया था सारी बातों को। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है और एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बच्चों इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने और घटने के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा, हमको वही सोचना है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा या घटेगा, या एटॉमिक साइज डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा या घटेगा। फैक्टर का मतलब यही होता है कि जिस फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं उससे वह टर्म कैसे अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहले लोग समझने का प्रयास करते हैं पीरियड में। तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, बड़ा ध्यान से समझिए। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज छोटा हो रहा है ना। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम हो रहा है। मीनिंग यही है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बड़ा ध्यान से समझिए इस बात को आप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा है और आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आएंगे तो ज्यादा एनर्जी वहां से क्या करना पड़ेगा, आपको रिलीज करवाना पड़ेगा ताकि आप इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से आप ऐड कर सके। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि साइज छोटा है और साइज छोटा अगर होगा तो साइज छोटा होने पे न्यूक्लियस का वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ज्यादा मजबूती से वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है उस पर। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं हम लोग तो एनर्जी रिलीज होता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि एटॉमिक साइज जब डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करने से न्यूक्लियस का वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिस कारण से जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने आएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी रिलीज करवाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज होगा। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब सिंपल है कि व्हेन या ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज विथ decrease in atomic size because nucleus exerted more attractive forces on the वैलेंसी सेल, ठीक है ना बच्चों। न्यूक्लियस जो है ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा वैलेंसी सेल पे, जिस कारण से जब वहां आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाएंगे, जब साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा नहीं सॉरी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम साइज का बच्चों इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब सेल की संख्या बढ़ रही होगी, बहुत कॉमन बात। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब सेल की संख्या बढ़ रही होगी, दैट इज प्रोटॉन का वैलेंसी सेल पे लगने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो धीरे धीरे घटेगा। जब घटेगा तो यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आएंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाएंगे, दैट मीन्स एनर्जी कम रिलीज होगा। साइज बढ़ा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, सॉरी घट गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम लोग जाएंगे, किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। तो हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक और पॉइंट ले सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन atomic size because nucleus exerted less attractive force on the valency shell, ठीक है बच्चों। रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिक साइज का डिपेंडेंसी कैसा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, एटॉमिक साइज बढ़ने घटने पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा घटेगा, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, है ना, वेरिएशन देखते हैं। तो क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटेगी, और जब हम लोग किसी पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे साइज छोटा होने के कारण, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं when we are moving from left to right in a period, then electron affinity increases while when we are going top to bottom in a group, top to bottom in a group, then electron affinity डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा बच्चों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने पहला फैक्टर को देख लिया है, पहला फैक्टर को हम लोग डिस्कस कर लिया है। हम लोग सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। बच्चों सेकंड फैक्टर हमारा न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। बहुत सिंपल, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज, है ना। जानते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो साइज क्या होगा बच्चों? छोटा। और अगर न्यूक्लियस लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा अगर वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो साइज बड़ा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे, अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज होगा छोटा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज वी हैव जस्ट नोन, हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक साइज के बारे में कि एटॉमिक साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा।
एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज को रिलेट कर दीजिए आप एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक साइज से। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियर पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो उसके साइज को कर देगा छोटा। जब साइज हो जाएगा छोटा तो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े हुए रहेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करने जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, बड़े ध्यान से सारी बातों को समझें, है ना। और जब न्यूक्लियर चार्ज घटेगा बच्चों, जब न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो साइज हो जाएगा बड़ा, और अट्रैक्टिव फोर्स चूंकि लेस है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने आएंगे आप वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन में, सॉरी वैलेंसी शेल में, किसी एटम के वैलेंसी शेल में, तो वहां एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases with increase in nuclear charge, while electron affinity decreases with decrease in nuclear चार्ज। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना दूसरा फैक्टर को भी देख लिया है, और चलिए हम लोग थर्ड फैक्टर को देखते हैं। थर्ड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, हम लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वह एटम चाहेगा ही नहीं अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ध्यान समझिए इस बात को, जितना ज्यादा स्टेबल एटम होगा, है ना, वो उतना ही नहीं चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। जैसे नोबेल एलिमेंट्स सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है, तो वो कभी चाहता ही नहीं है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो कीजिए, एनर्जी दीजिए, बहुत सिंपल है। आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन एनर्जी दीजिए। ये बिना, क्योंकि वो चाह नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, तो आप करना चाहते तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अदर फील्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, जैसे एस का फुल फील्ड क्या होगा बच्चों, 2, हाफ फील्ड क्या होगा 1। अगर पी ऑर्बिटल है तो उसका फुल फील्ड क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड क्या होगा 3। यानी कि P2 और P4 सिस्टम के कंपेयर में P3 और P6 सिस्टम का एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब वहां ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा ऑर्बिटल। तो अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, और अगर आप चाहेंगे कि मुझे ऐड करना है तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। तो हम कह सकते हैं कि द एटम हैविंग फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स डू नॉट वांट टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो इन सच केसेस energy is supplied during the addition of electron in the outermost shell of such atoms। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। The atoms having full filled or half filled orbital, full filled or half filled orbital do not want
to add extra electron in their outermost shell. So in such cases energy is supplied during addition of electron in valence shell. तो बच्चों इसके लिए हम लोग ये जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल है इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा नोबल एलिमेंट्स हो जाएगा, है ना। ये तो कभी चाहेगा ही नहीं कि इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन, है ना। क्योंकि देखो 1s2 2s2 2p3, देखिए सेकेंड सेल में जो हमारा एस सब सेल है वो फुल फिल्ड है और पी सब सेल जो है वो क्या है बच्चों, हाफ फिल्ड है। हम लोग बात कर सकते हैं बेरिलियम का, बेरिलियम 1s2 2s2 देखिए फुल फिल्ड ऑर्बिटल है हमारा। फिर हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीशियम का, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, देखिए बच्चों इसका भी हमारा क्या है, ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये एटम्स चाहते ही नहीं है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अगर आप इन सब केसेस में कोई भी फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है कि जो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, उस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मुझे इस तरीके से हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। आप इस बेसिस पे इजीली किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।